स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आज हम सभी दूसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम आदिकालीन साहित्य के परिचय के विषय में देखेंगे कि आदिकालीन साहित्य की भाषिक विशेषता क्या है, कहाँ से भाषिक परिवर्तन होता है और आदिकालीन साहित्य अपना परिचय प्राप्त करता है और कौन कौन से साहित्य का रूप इसमें प्रचलित है, वो सारी बातें हम देखते हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में पिछली क्लास में हमने डिटेल में सारी चीज़ों में बात कर ली है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, सिद्धोनाथों के बारे में क्या कहते हैं और अन्य लौकिक साहित्य वगैरह के बारे में क्या कहते हैं, किन पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को निर्मित करते हैं, उन सारी चीज़ों पे बातें हो चुकी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आदिकालीन हिंदी साहित्य की समय सीमा के निर्धारण के साथ साथ उसके भाषिक स्वरूप पर भी शोध किया गया है। सर्वमान्य रूप से माना गया कि 8वीं शताब्दी के आसपास से ही बोलचाल की भाषा अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा से अलग हो चुकी थी। आप लोग यूपी जीडीसी, एलटी, जीआईसी के लिए जो लोग लिखित परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खासकर इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना चाहिए। लिखते वक्त आपके लिए बहुत आसानी होगी, बहुत सारे तथ्य आपको याद रहेंगे। जैसे इसमें हमने यहाँ पे बातचीत की है कि शुक्ल जी की पुस्तक और नगेंद्र जी की पुस्तक में भी ये बात कही गई है कि 8वीं शताब्दी के आसपास से जो प्रचलित अपभ्रंश में साहित्यिक रूप भाषा का दिखाई पड़ता था, उससे अलग एक देश भाषा, बोलचाल की भाषा विकसित हो चुकी थी और वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो अपभ्रंश के साहित्यिक रूप से अलग थी। ठीक है, अपभ्रंश में रचित साहित्य से अलग, ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश में जो साहित्य रचा जा रहा था उससे अलग बोलचाल की भाषा में जो साहित्य रचा गया, वही साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल की साहित्यिक सामग्री है। यानी अपभ्रंश से सबसे पहले अलग हुई बोलचाल की भाषा, फिर उस बोलचाल की भाषा ने साहित्यिक रूप ग्रहण किया और उसमें जो बोलचाल की भाषा जिसे अवहट या पुरानी हिंदी कहा गया, उसमें जो साहित्य रचा गया वो आदिकाल का प्रमुख साहित्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बोलचाल की भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा, यानी अपभ्रंश के बाद की अवस्था, या अवहट्ट भी नाम दिया, तो कुछ ने इसे पुरानी हिंदी भी कहा। तो इतने नाम अपभ्रंश से अलग जो बोलचाल की भाषा चल रही थी उसके दिए गए। यही जो पुरानी हिंदी कहा जा रहा है उत्तर अपभ्रंश को, वही आदिकाल की मुख्य साहित्यिक सामग्री है। यहाँ देखते हैं कि नगेंद्र जी ने लिखा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम कहा कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अब ये परीक्षाओं की दृष्टि से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनमें भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। या इस तरह से भी पूछ ले कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन मानता है, तो इसमें आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और गुलेरी जी का नाम है। किसी अन्य का नाम दे दे तो आप उसे पहचान लेंगे कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी वह नहीं मानता। केवल इतने लोग ही उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। इन तीनों नामों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इस मत से सहमत हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत प्राप्त सामग्रियों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। उन्होंने कौन कौन से आधार बताए हैं कि आदिकाल में किस किस तरह की साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इतनी रचनाओं का वर्गीकरण डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। लगभग 6 जो वर्गीकरण किया है, इन सभी के नाम ध्यान रखिएगा। यही प्रमुख साहित्य हैं, साहित्यिक रूप है आदिकाल के अंतर्गत। ठीक है, तो जब भी आदिकालीन हिंदी साहित्य का परिचय पूछे तो आप इन सारे साहित्यिक जो उस दौर में रचनाएं हो रही थी उनकी प्रवृत्तियों के विषय में बात कर सकते हैं। जैसे देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों और नाथों की बात हमने अपनी पिछली जो क्लास
आदिकाल की भाग 1 वाली क्लास थी उसमें हमने बात किया, उसमें देखा कि सिद्धों में जो वामाचार था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तंत्र मंत्र की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैल रही थी। वो सारी चीज़ें, उन सभी का विरोध किसने किया? नाथपंथियों ने। नाथपंथियों ने हठ योग किससे संबंधित है? नाथपंथियों से। हठ योग के माध्यम से उन्होंने सिद्धों की इन प्रवृत्तियों का, वामाचार का विरोध किया और एक योग साधना की स्वस्थ पद्धति को चलाने का प्रयास किया नाथों ने। तो सिद्ध साहित्य क्या कर रहा था? वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में रच रहा था उसे सिद्ध साहित्य की सीमा में रखा गया। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इस साहित्य के अंतर्गत प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कर्णपा और कुक्कुरिपा। ये सारे जितने हैं ये सिद्ध साहित्य के रचनाकार कवि हैं। ठीक है, इनके नाम ध्यान रखिएगा। तो उत्तर लेखन में आप जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि सिद्ध साहित्य के आप परिचय दे रहे हैं और ऑथेंटिक ढंग से आप उनके कवियों के नाम भी उसमें कुछ बता दें, तो ये प्रमाणिक होता है कि आपको सही और स्पष्ट जानकारी है। अन्यथा जैन साहित्य के रचनाकारों का नाम यदि गलती से आपने सिद्ध साहित्य में गिना दिया तो वो चीज़ें त्रुटिपूर्ण होती हैं, गुमराह करने वाली हो जाती हैं। तो देखते हैं जैन साहित्य के विषय में। डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा कि जिस प्रकार देश के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की कविताएं आचार, रास, फाग, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। अब यहाँ से कुछ बातें आपके लिए जो जानकारी वाली हैं वो ध्यान रखना है कि सिद्धों ने देश के पूर्वी हिस्से में अपने मत का प्रचार किया, यानी बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। जैन और नाथ पंथ के साथियों ने पश्चिमोत्तर प्रांतों को, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों यानी पंजाब, राजपूताना जो ये क्षेत्र है, गुजरात, इस तरफ के क्षेत्र को अपने मत के प्रचार के लिए ठीक समझा और वहीं अपना आसन जमाया। सिद्धों ने पूर्वी हिस्सा, बंगाल, आसाम, इन सब क्षेत्रों को, उड़ीसा, उनको अपना स्थान बनाया हुआ है। तो ये हमने पिछली क्लासेस में भी बात की है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जा कर के बेहतर ढंग से उस क्लास को पढ़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी? आचार, रास, फागु और चरित। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा आप। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत जो प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, रेवंतगिरि रास, नेमिनाथ रास। तो ये जैन साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनके नाम आपको जैन साहित्य के साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो पॉइंट है प्रमुख साहित्य, वो नाथ साहित्य। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना। अब देखिए हमने बात की कि सिद्धों ने वामाचार जिस तरह से फैलाया, जिस तरह से नग्नता फैलाई तंत्र मंत्र और कपालिकों की जो शैली है उसके माध्यम से, तो एक भोग प्रधान योग साधना का प्रचलन किया सिद्धों ने। उन्हीं की प्रतिक्रिया में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। तो नाथपंथियों की जो हठ योग साधना है वो सिद्धों की भोग प्रधान शैली के, यानी उनकी साधना की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ, आरंभ हुआ। नाथ साहित्य यानी इस पंथ को चलाने वाले मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ माने गए हैं और इनका निवास भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत बना। तो कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट रखिए आप लोग कि सिद्ध साहित्य देश के पूर्वी हिस्से में, असम, बंगाल, उड़ीसा, इस तरफ प्रसार पाता है और नाथ और जैन साहित्य देश के पश्चिमोत्तर प्रांतों की ओर, राजपूताना, पंजाब और गुजरात की तरफ पश्चिमोत्तर प्रांतों की ओर ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे और इन सब के विषय में पहली क्लास में भी हमने बहुत डिटेल से बात की हुई है। आप वहाँ पहली क्लास में शुक्ल जी के अनुसार सारी बातों को, आदिकाल का परिचय बहुत बेहतरीन ढंग से हमने पॉइंट्स उठाए हैं कि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस करने के बजाय महत्वपूर्ण पॉइंट्स तक आपको कम समय में पहुंचाया जाए। तो हमारी उस क्लास को भी देखिए।
इस क्लास की भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नगेंद्र जी की पुस्तक के अनुसार हमने जुटाई हुई थी, उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हम लगातार अपनी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करते रहेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस से, और ये सारे नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। पूरा कलेक्शन अब तक हमने जो कुछ पढ़ाया हुआ है वो इसमें मिलेगा। यूजीसी नेट, यूपीजीडीसी, जीआईसी, एलटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी नोट्स हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।